गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 2 है इकोलॉजी का, दैट इज इकोसिस्टम। जैसा कि आपको बताया गया था ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन वाले चैप्टर में कि इकोलॉजिकल हायरार्की में क्या होता है, पॉपुलेशन, बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं हम, बायोटिक कम्युनिटी। और बायोटिक कम्युनिटी विद नॉन लिविंग एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम्स, और ऑल द बायोम्स ऑफ द अर्थ फॉर्म बायोस्फीयर। इसके 3 पार्ट होते हैं, हवा में है तो एटमोस्फियर, जमीन पे है तो लाइथोस्फीयर, पानी में है तो हाइड्रोस्फीयर। ये भी क्वेश्चन आता है, लाइफ सबसे पहले ओरिजिनेट कहां हुई थी? पानी में हुई थी। ठीक है, पानी से तो बाहर सिर्फ और सिर्फ या तो अर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आए हैं, नहीं तो कार्टिलेज फिश के बाद पहली बोनी फिश थी जो पानी से बाहर आई थी। इसलिए लेटिमेरिया जो फिश होती है, प्रोटोपटारस होती है, इनको लंग फिश कहते हैं, क्योंकि उनमें एयर ब्लड डेवलप हो गया था, क्योंकि कार्टिलेज से बोन बन गई थी। तो ब्यूवेंसी फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए और टेरेस्ट्रियल लाइफ में आने के लिए बोनी फिश ही जिम्मेवार हैं। ठीक है ना, डिप्नोई ग्रुप के अंदर आते हैं ये। उसके बाद एम्फीबियन, रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, वो पानी के बाहर भी रह सकते हैं। फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स तो आई पानी से बाहर गए थे। यानी लाइफ की जो ओरिजिनेट है वो सी में यानी ओशियन में हुआ था। तो इकोसिस्टम जब देखते हैं, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब लिविंग को हम बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी स्पीशीज हैं सारी मिलकर क्या बनाती हैं? बायोटिक कम्युनिटी। नीट में जो क्वेश्चन आता है ध्यान से देखना, इसमें से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। सबसे पहले आता है ट्रॉफिक लेवल 1, यानी वो ग्रीन प्लांट्स को हम ट्रॉफिक लेवल 1 से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये पहले जीव हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये ग्लूकोज से मिलके सुक्रोज बन जाता है। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव है ना, इसके ट्रॉफिकल लेवल 1 में आते हैं, ऑटोट्रोप्स कहते हैं इसको, यानी दे चेंज सनलाइट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर होगा यहां तक? अब जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं वो हिट्रोट्रोप्स है। क्या है वो? हिट्रोट्रोप्स। हिट्रोट्रोप्स में भी पहली टाइप है मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो का मतलब होता है यानी जो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ले, सॉलिड फूड ले, और जो माइक्रो रोटन फीडर होते हैं, ये जो भी डेड बॉडीज होती हैं उनको गला सड़ा देना, नेचुरल स्कैवेंजर, प्रकृति को साफ रखते हैं ये, एनवायरमेंटल को क्लीन करते हैं ये, डिग्रेड द वेस्ट, ईट डेड एंड डिके मैटर। यानी ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो कि प्रकृति को साफ रखने में हेल्प करते हैं। ये रोटन फीडर होते हैं, गले सड़े मरे को खाते हैं ये, ईट डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म। ये तो बदबू आती रहेगी। अब मान लीजिए किसी एनिमल की डेथ होगी और रोड की साइड में पड़ा हुआ है, तो हमेशा नहीं पड़ा रहेगा वो, 10-15 दिन के बाद उसमें एक बार बदबू आएगी और ये बैक्टीरिया वगैरह उसको वापस जमीन में मिला देंगे। यानी नेचर को ऑटोमेटिक साफ कर देता है ये माइक्रो कंज्यूमर होते हैं। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, सारी इस कैटेगरी में आते हैं। अब ट्रॉफिक लेवल 2 वो होते हैं जो ट्रॉफिक लेवल 1 को खाएं, यानी हर्बीवोरियस होते हैं ये। क्या होते हैं ये? हर्बीवोरियस। इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। सबसे बड़ा नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज की इंडस्ट्रियल एनिमल? ये वो जीव हैं जो प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में चेंज करते हैं। सपोज करो किसी बच्चे का वजन 50 केजी है और वो एक कुर्सी पे बैठ के उसी टाइम 1 किलो अंगूर खा गया, उसका वजन कितना हो जाएगा? अब 51 होगा या 50 ही रहेगा? 51 हो जाएगा उसी टाइम, क्योंकि 50 किलो का तो वो खुद था, 1 केजी उसने अंगूर खा लिए, तो वजन तो टोटली 51 हो गया ना। वो अलग बात है कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म कुछ वेस्ट निकल जाएगा। जैसे अंगूर के अंदर क्या होता है? ग्रेप्स हैव ग्लूकोज, 99% वाटर होता है, वो निकल जाएगा, वो फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसी टाइम की यदि बात करें तो वजन हो जाएगा 51 किलो। यानी पहले 50 किलो एनिमल था, 1 किलो प्लांट था। जब उसने खा लिया तो प्लांट 0 हो गया और एनिमल का वजन कितना हो गया? बायोमास कितना हो गया? 51 किलो। तो यानी वो जीव है हर्बीवोरियस जो प्लांट को
मटेरियल को एनिमल मैटर में चेंज करते हैं। दे आर कॉल्ड की इंडस्ट्रियल एनिमल। दे चेंज प्लांट मैटर टू एनिमल मैटर। रैबिट, ग्रास होपर, ये घास फूस खा के अपनी बॉडी बनाते हैं, अपनी बॉडी में असिमुलेट करते हैं उसको, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, अब देखो ट्रॉफिकल लेवल 2 है तो कंज्यूमर कितना हो गया 1, यानी ट्रॉफिकल लेवल में से मैं 1 घटा दूं तो कंज्यूमर का लेवल आ जाएगा ना, ठीक है। अब ट्रॉफिकल लेवल 3 है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर का दूसरा नाम होता है प्राइमरी कार्निवोरियस, यानी जो किसी जीव को खाए, जैसे जो रैबिट को खाए। यानी ट्रॉफिकल लेवल 3 है तो कंज्यूमर कितना हो गया 2, और कार्निवोरस कितना हो गया 1। अब जो ट्रॉफिकल लेवल 4 को खाए, 3 को खाए 4 वाला, तो 4 ट्रॉफिकल लेवल है तो कंज्यूमर कितना हो गया 3, और कार्निवोरस हो गया 2। यानी इसके अंदर एक बात देखो ध्यान से आप, यदि ट्रॉफिकल लेवल में से एक लेवल घटा देंगे तो कंज्यूमर लेवल आ जाएगा, और कंज्यूमर लेवल में से एक लेवल घटा देंगे तो कार्निवोरस लेवल आ जाएगा। अब मैं पूछूं यदि कार्निवोरस लेवल 2 है तो कंज्यूमर लेवल कितना हो गया 3। देख सबसे छोटा होता कार्निवोरस लेवल। कार्निवोरस लेवल यदि 3 है तो कंज्यूमर कितना हो गया, ट्रॉफिक लेवल कितना हो गया। यदि मैं कहता हूं कंज्यूमर लेवल 3 है तो कार्निवोरस लेवल कितना हो गया, और ट्रॉफिकल लेवल। अब क्वेश्चन उल्टा घुमाते घुमाते हैं कि ट्रॉफिकल लेवल 5 है तो कार्निवोरस लेवल कितना हो गया 3। तो ये देख लेना, डिफरेंस देखना इसमें इसमें और इसमें। सबसे बड़ा कौन सा होता है ट्रॉफिकल लेवल। ट्रॉफिकल लेवल 4 है तो कंज्यूमर लेवल 3, और कार्निवोरस लेवल। किसी भी फूड चेन के अंदर मैक्सिमम 5 स्टेप हो सकते हैं। कितने स्टेप हो सकते हैं, क्योंकि हर स्टेप पे 90% एनर्जी वेस्ट होती है, केवल 10% आगे पहुंचती है, इसलिए मैक्सिमम ट्रॉफिकल लेवल 5 हो सकते हैं। दूसरा नॉन लिविंग कंज्यूमर लेवल, देखो ट्रॉफिकल लेवल 1 2 3 4 5, ट्रॉफिकल लेवल 5 है तो कंज्यूमर लेवल कितना मिलेगा 4, और कार्निवोरस लेवल मिलेगा 3। यानी कार्निवोरस लेवल घटेगा 1, क्योंकि कार्निवोरस देखिए ध्यान से, प्राइमरी कंज्यूमर तो हो गया ट्रॉफिकल लेवल 1 को खाने वाला, इसलिए 2 हो गया। प्राइमरी कार्निवोरस वो होता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर कोई बोलते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, यानी जो हर्बीवोरस को खाता है। अब इसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं भाई, जैसे रैबिट है हर्बीवोरस है, इसको जो खाएगा वो कार्निवोरस नहीं होगा। तो प्राइमरी कार्निवोरस है तो कंज्यूमर कितना हो गया सेकेंडरी, और ट्रॉफिकल लेवल कितना हो गया टर्सरी। गारंटेड क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कार्निवोरस लेवल 3 है तो ट्रॉफिकल लेवल कितना मिलेगा 5, कंज्यूमर लेवल 4। यदि कंज्यूमर लेवल 2 है तो कार्निवोरस लेवल 1, ट्रॉफिकल लेवल 3। तो ये घुमाना है। फिर आता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में 2 फैक्टर होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर और एडेफिक फैक्टर। एडेफिक में आते हैं सोइल से रिलेटेड, सोइल कैसी है, मिनरल कैसा है, उसमें मिनरल कितने, टोपोग्राफिक ढलान कितनी है, सनलाइट कितनी पड़ती है उसके ऊपर, पीएच कितनी है। तो ये चीजें एडेफिक फैक्टर होते हैं, ये इकोसिस्टम को फर्टाइल और स्ट्राइल में चेंज करते हैं। अब मान लीजिए जमीन में मिनरल्स ही नहीं है, क्या फर्टाइल होगा वो, प्रोडक्टिविटी होगी क्या उसकी, बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी तरह लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, बारिश कितनी हो रही है, प्रेसिपिटेशन और वाटर, ये सारे फैक्टर किसी भी इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अब नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल दो भाई, ओशियन, सी, इवन जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो जितने भी आते हैं अमेजन फॉरेस्ट, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। हिमालय भी क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। अब आते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक्वेरियम, जैसे घरों में हम मछलियां पालते हैं ना, एक डिब्बा सा बना होता है, उसमें पानी मतलब बदलते रहते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, छोटी छोटी मछलियां घूमती हैं, वो एक्वेटिक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। खेत का मैदान, खेत तो खेती करते हैं, वो भी आर्टिफिशियल है। गांव में जो तालाब होते हैं वो भी क्या है, एक्वेटिक है और आर्टिफिशियल है। बोटनिकल गार्डन बिल्कुल हमने बना रखे हैं, बोटनिकल गार्डन, ठीक है ना। नेशनल पार्क जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं।
अब मैं ये पूछूं नदियां क्या हैं? नेचुरल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये नेचुरल टेरेस्ट्रियल लैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, आर्टिफिशियल में एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉपलैंड, हर्बल पार्क, पॉन्ड, लेक, ये सारे आर्टिफिशियल में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो बच्चे रेगुलर हैं प्लीज ध्यान रखें उसका, जो ड्रॉपर हैं इसमें से एमसीक्यू घुमा फिरा के पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वो बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। अब नेक्स्ट आता है बेटा स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है कि लेयर होती है, जैसे हर्ब होगी, घास फूस जो जमीन से टच में हो, यानी मैक्सिमम 1 फीट तक हाइट हो। शर्ब जो होते हैं 1 मीटर तक की हाइट हो, 1 से 2 मीटर तक की झाड़ियां बोलते हैं। फिर हर्ब, ठीक है ना, ये ग्रास, हर्ब, शर्ब और ट्री, इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन होता है ऊपर नीचे का। और मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज व्हेन अंटिल व्हेन वी कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, यानी किसी भी इकोसिस्टम के लिए हमारे को 4 चीजें देखनी पड़ती हैं। प्रोडक्टिविटी कितनी है, अब प्रोडक्टिविटी बताता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ जमीन है, उस 10 एकड़ जमीन पे आपने गेहूं की फसल उगाई, तो गेहूं की जो बिके ना, जब गेहूं बिके तो वो बिके आपके 1 लाख रुपए पे, ठीक है, सपोज करो। तो ये ग्रोस प्रोडक्टिविटी है, 1 लाख रुपए क्या है, ग्रोस प्रोडक्टिविटी। अब वास्तव में हमने 20,000 रुपए तो इसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़कने में, धरती को प्लोविंग यानी बांधने में, बीज की परचेजिंग करने में और उसकी प्रोटेक्शन या पानी देने में खर्च कर दिया हमने 20,000, ठीक है। तो नेट बचत कितनी आ गई हमारी, 80,000। तो ग्रोस प्रोडक्टिविटी में से यदि मैं रेस्पिरेशन रेट घटा दूं तो वो नेट प्रोडक्टिविटी बच जाती है। रेस्पिरेशन रेट का मतलब जो खर्चा उसके ऊपर लगा है। मान लीजिए मैंने आज खाना सुबह खाया है जिसमें 1500 किलो कैलोरी की एनर्जी खाई है। अब खाना डालने में, खाना खाने में, फिर खाने के बर्तन वापस रखने में, और जो जब मतलब मुंह से चबाने में और उससे एनर्जी निकालने में मान लीजिए 300 किलो कैलोरी खर्च होगी, तो ग्रोथ तो होगी 1500, रेस्पिरेशन रेट में कितना लग गया 300, तो नेट प्रोडक्टिविटी बॉडी में कितनी बची 1200, ठीक है ना। तो ये जो आता है नेट प्रोडक्टिविटी है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है प्रोड्यूसर लेवल पे यानी प्लांट लेवल पे, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है कंज्यूमर लेवल पे। जैसे मिक्स फार्मिंग करते हैं लोग, खेती के साथ साथ 2 गायें रख ली, 2 भैंस रख ली, कुछ बकरियां रख ली, उससे टोटल 1 साल में कितनी प्रोडक्शन हुई है, वो होगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसमें भी वही बात है, ग्रोस में से जो खर्च लगे उनके ऊपर अनाज देने में, उनकी दवाइयां देने में, उनको मेंटेन करने में, वो तो हम खर्चा निकालेंगे ना। तो नेट बचत कितनी आई उसको बोलते हैं नेट प्रोडक्टिविटी। दूसरे नंबर पर आता है डिकम्पोजिशन। बेटा कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म, डेब्रिस होता है, प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं, गल सड़ के आखिर में मिट्टी बनती है, उनके मिनरल्स बनते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम होता है डिकम्पोजिशन। एनर्जी फ्लो, जैसे घास को किसने खाया, ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को किसने खाया, स्नेक ने, स्नेक को कौन खा, या ग्रास ऊपर खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक ने, और स्नेक को किसने खा लिया, बाज ने, ईगल ने। तो जो एनर्जी फ्लो करी है ना, ये दिखाना क्या बोलते हैं एनर्जी फ्लो। और न्यूट्रिएंट साइकिल आती है, 2 ही साइकिल सिलेबस में है, कार्बन और फॉस्फोरस। नेक्स्ट आता है भाई डिकम्पोजिशन प्रोसेस। देखिए फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक डिकम्पोजर, यानी टूटना फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डेट्रिटस का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारे पशु होते हैं डेड होने के बाद हम क्या करते हैं, जमीन के नीचे दफना देते हैं ना उसको, फिर क्या होता है उनका डिकम्पोजिशन होकर वापस से उसके मिनरल जमीन पे आ जाते हैं। डेट्रिटस का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर, डेड मटेरियल बोलते हैं, प्लांट एंड एनिमल, किसी का भी हो सकता है वो, ठीक है ना। अब वो ग्राउंड डेट्रिटस हो, लीफ हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, बिलो ग्राउंड होते हैं डेड रूट्स होगी, डेड एनिमल्स हो गए। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है, सबसे पहले बड़ी चीज छोटे में टूटेंगी, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। दूसरा होता है कैटाबोलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म होता है एनी एक्टिविटी इन द सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। बिल्डिंग अप एक्टिविटी, यदि मैं खाना खा रहा हूं तो एनाबॉलिज्म, और टूट रहा है तो क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म हो गया। डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम निकालते हैं, जिसको तोड़ देते हैं। तीसरा था लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म से मिनरल लीच आउट हो जाना, सेपरेट हो जाना, यानी सोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन प्रोसेस
टू डीपर लेयर ऑफ द ग्राउंड, तो उनके मिनरल्स बह के नीचे चले जाते हैं। लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हमें? लीचिंग। डिकम्पोजिशन, सबसे पहला डेटिटस से डेड से पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ, फिर कैटाबोलिज्म हुआ, फिर लीचिंग हुआ। फिर दो प्रोसेस होते हैं। उमिफिकेशन, जैसे एनिमल डंग होता है, गोबर होता है, पहले एक ग्रीनिश कलर का होता है, येलोइश, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, 1 महीना उसको सड़ने दो तो ब्लैक कलर का नहीं हो जाता वो, उसको मिलेनाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिलेनाइजेशन। यानी डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस बन जाए ना, उसको उमिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हुमस आ जाता है उसके अंदर, और फिर क्या होता है, उसके मिनरल टूट टूट के जमीन में मिलने लग जाते हैं। इसको हम मिनरलाइजेशन कहते हैं, ब्रेकिंग डाउन इनटू मिनरल्स और खेत के अंदर वापस मिनरल्स आ जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है किसका? डिकम्पोजिशन का। पहला स्टेप क्या है? फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है? तीसरा है लीचिंग। फिर होता है उमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। डेट्रीवोरियस वो होते हैं जो डेड को खाएं, और डेट्रिटस होता है डेड ऑर्गेनिज्म। डेट्रिटस मीन डेड पार्ट, प्लांट भी होता है, एनिमल भी। डेट्रीवोरियस वो जीव जो डेड को खाएं, बैक्टीरिया, वायरस। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। जहां आज हम है ना, हमारी जो पूरा इंडिया का जो प्लेट है ना, वो अफ्रीकन प्लेट टूट के आई है, और वो एशिया की प्लेट से आके टकरा गई, और जहां पे वो टकराई तो वो एरिया ऊपर उठ गया, जिसको आज हिमालय पर्वत बोलते हैं हम। यानी जो इंडियन प्लेट है ना, वो अफ्रीकन प्लेट से टूट के आई है। मेडागास्कर जो देश है छोटा सा, वो पार्ट रह गया था, और वो समुद्र में, ओशियन में हिलता हिलता कहां पे आ गया भाई? एशियन प्लेट के साथ आ गया। पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पेंगवा नाम की एक टीला सा था, उसके पार्ट हो गए, कॉन्टिनेंट बन गए। ऑस्ट्रेलिया अलग चला गया, अफ्रीका अलग रह गया, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका अलग अलग हो गई है। और हमारी अफ्रीकन प्लेट आके किस में टकरा गई? एशियन में चल टकरा गई, और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। इसलिए कहते हैं हिमालय पर्वत सबसे क्या है? नया पर्वत है, सबसे ऊंचा है, 8,848 मीटर तो हाइट है, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं इकोलॉजिकल सेक्शन। पहले यहां पे टेथिस नाम का एक महासागर हुआ करता, आज वहां पे टेथिस नाम के महासागर के बजाय आज हम हैं। पहले यहाँ पे क्या हुआ था, उससे और पहले चले जाएं तो यहाँ पे जब ह्यूमन नहीं थे तो जंगली जीव घूमा करते यहाँ पे। उससे और पहले चले जाएं डायनासोर घूमा करते यहाँ पे। उससे और पहले चले जाएं समुद्र हुआ करता। तो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग बायोटिक कम्युनिटी रहती है ना, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेम ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग ग्रुप ऑफ स्पीसीज रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है। पहले अनस्टेबल थी, हम चाहे हम भी स्टेबल नहीं हो, पर अब हम अपने आप को क्या मानते हैं? स्टेबल मानते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्निक आ चुकी है। ब्रेन यूज करके हमने अपने आप को स्टेबलाइज कर चुके हम। तो नॉन स्टेबल, अनस्टेबल जो कम्युनिटी थी, उससे स्टेबल कम्युनिटी बनना क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी अकरेंस ऑफ रिलेटिव डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब अलग अलग स्पीसीज की जनसंख्या, जैसे कुत्ते की, बिल्ली की, गाय की, भैंस की, छिपकली की, अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जो भी जीव आप जानते हो, उन सब की पॉपुलेशन को मिलाकर क्या बोलते हैं? बायोटिक कम्युनिटी। यानी वो इस अनस्टेबल से क्या बनना? स्टेबल बनना, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी बना लेना, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सबसे पहले जो कम्युनिटी आई थी बेयर लैंड पे, जब सबसे पहले जो कम्युनिटी आती है उसको बोलते हैं पायोनीर। पायोनीर का मतलब प्रथम आने वाली, फर्स्ट इन्वेडिंग कम्युनिटी। क्या बोलते हैं इसको? पायोनीर। बीच में जितनी भी आई ट्रांजिशनल, और लास्ट में जो आई क्लाइमेक्स। अरे पिक्चर जब शुरू होती है ना, वो पायोनीर होगी स्टार्टिंग नंबरिंग, आखिर में अंत आ जाता है, वो होती है क्लाइमेक्स। बीच में जितनी मूवी आपने देखी है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का मतलब बीच की। मान लीजिए एक बच्चे ने एमए पास किया, तो पहली क्लास तो होगी उसकी पायोनीर, आजकल तो प्री नर्सरी वगैरह होगी। एमए होगी क्लाइमेक्स, और बीच वाली सारी कितनी होगी? ट्रांजिशनल। तीनों का मिला के बोलते हैं सीर, SERE। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये। सीर, पायोनीर, ट्रांजिशनल और क्लाइमेक्स, तीनों का मिला के बोलते हैं सीर। क्या बोलेंगे इसको? सीर। अब इकोलॉजिकल सेक्शन होता क्यों है? बायोटिक फैक्टर और फिजियोलॉजिकल फैक्टर। आप देखो ध्यान से,
पौधे लाइट लेने के लिए अपने आप बढ़ते चले गए, शरब से ट्री बन गए, किकर बन गई, अकासिया बबूल का पेड़ बन गया, अकासिया इंडिका। अब उसको खाने के लिए जिराफ की भी पहले कितना था, हिरन जितना ही था, उन्होंने अपनी गर्दन बढ़ानी शुरू कर दी और हजारों साल तक ऐसा चला गया। और उसकी गर्दन में भी 7 हड्डियां होती हैं, सर्वाइकल हमारी भी 7 होती है, चूहे की गर्दन में भी 7 हड्डियां होती हैं, पर वो हड्डियों का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी गर्दन बहुत लंबी होगी। तो बायोटिक फैक्टर होता है, अपने आप बायोलॉजिकली कोई भी चीज ग्रो करती है, पर उसको उससे फूड लेने के लिए जो दूसरे के अंदर एडेप्टेशन हुई, कोई इवोल्यूशन हुआ साथ साथ में उसका, वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। क्या है वो? इसलिए उसकी गर्दन लंबी होगी। सांप से बर्ड्स बन गए, बर्ड सांप को खाने लग गए, सांप गुफा में रहने लग गया डर के, उसके पेक्टोरल गिडल और पेल्विक गिडल खत्म हो गए। एम्फ्यूमा सांप होता है जिसके छोटे से हाथ होते हैं, छोटे से पैर होते हैं, पर आज भी जब सांप के आप काट कर देखोगे ना एनाटॉमी, तो पेक्टोरल और पेल्विक गिडल होते हैं, पर उसमें से लिम्स नहीं निकलते, क्योंकि वो गुफा में रहने लग गया बचने के लिए। ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। क्या हो गया? ये हिरन तेज भागता है, क्यों भागता है? क्योंकि उसको शिकार होने से, शिकारी से बचना है, लायन से बचना है उसको। लायन इसलिए तेज भागता है क्योंकि उसको शिकार पकड़ना है, ठीक है ना? फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो गया। टाइप्स, प्राइमरी सक्सेशन पेरिसीड, जो पहला ग्रुप आता है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? शुरुआत जब हो तो क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी सक्सेशन। फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट स्टेब्लिशिंग, उसको पायनियर बोलेंगे। इसमें बहुत लंबा समय लगता है भाई। पहली के जो बाद आए उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? मान ली तुम जाके कहीं बस गए, जाके अंटार्कटिका पे, आप तो हो गए प्राइमरी, और देखा भाई तुम्हारे आसपास वालों तो वहां जाके बस गए, तुम तो ऐसे ले रहे हो वहां पे, तो एक 2-4 कम्युनिटी और आ गई वहां पे, उसका क्या नाम होता है? सेकेंडरी, सबसीर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? पहले का नाम पेरिसीर होता है, दूसरे का नाम है अपने आप गए हो ओटोसीर, तुम्हें स्टिमुलस मिला है कहीं से, एलोजेनिक सक्सेशन। खुद सिलेक्शन हो जाए नीट में, एमबीबीएस में, ऑटोजेनिक, और तुम्हारे यहां इसलिए हो जाए भाई उसका क्यों होया, मैं क्यों नहीं कर सकती, तो मोटिवेशन मिली ना, स्टिमुलस मिला ना, उसको बोलते हैं एलोजेनिक। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे हम क्या करते हैं, जो सक्सेस स्टूडेंट्स होते हैं अपने स्कूल के पुराने, उनको बुलाते हैं एलुमनाई को। जब वो बड़ी पोस्ट पे होता है, तब वो तिरंगा फहरा रहा होता है, तो आपको मोटिवेशन होता है कि भाई आज ये फहरा, मैं क्यों नहीं फहराऊंगा। तो ये तो चीज आती है ना, ये सब मोटिवेशन देती है, इसलिए गवर्नमेंट ये बार बार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है इस चीज का। जिसमें प्लांट ज्यादा हो, ऐसी कम्युनिटी जो पहले आई हो, उसमें प्लांट ज्यादा है तो ऑटोजेनिक, और एनिमल ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? हीटेरोट्रोफिक सक्सेशन। क्या बोलेंगे? दोबारा सुन लो। अब जो पहली बार आए प्राइमरी सक्सेशन पेरिसीर, पहली के बाद जो आए सबसीर, अपने आप आए ऑटोजेनिक, दूसरे लेके आए प्लांट ज्यादा हो, एनिमल ज्यादा हो, तो सबसे पहले मान लीजिए ज्वालामुखी फट गई यहाँ पे, तो यहाँ के 100-200 किलोमीटर के एरिया में लावा ही लावा फैल गया, सारी सभ्यताएं हमारी खत्म होगी। हमारा तो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, ओके, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मिनरलाइजेशन वगैरह होके मिनरल वापस मिल जाएंगे, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, काला तेल निकलेगा, मॉडल को भी 2-3 हजार साल के बाद पेट्रोल निकलेगा यहाँ से, हम दबे पड़े नीचे। प्लांट भी एनिमल है तो यही चीज है, ऑर्गेनिज्म, इसी तो बना था पेट्रोल वगैरह, वहीं से तो निकलता है। अब आता है, अब उसमें क्या होता है, हजारों साल लगते हैं वो धरती स्ट्राइल से फर्टाइल बनने में, बिजली कड़केगी, बैक्टीरिया आएंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगे, सबसे पहले होता है न्यूडेशन, यानी भूमि सुधरती है, डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया इनटू फर्टाइल एरिया। फिर वहां से हवा के थ्रू, किसी जीव के थ्रू कोई स्पोर आके गिरेगा, कोई बीज उड़ जाएगा, जैसे आक्टे का बीज देखा होगा आपने, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस जो आक्टा होता है ना, उसके अंदर आपने देखा होगा एक छोटा सा होता है बीज, और उसके अंदर क्या होगा, ये छोटे छोटे एयर होते हैं प्रेजेंट, बच्चों ने इकट्ठे नहीं किए होंगे कभी, कई बार। आखटे का जो बीज होता है ना, वो एक बिल्कुल छोटा सा बीज होता है, चारों तरफ एयर होते हैं, व्हाइट रंग का भी गर्मियों में उड़ने लग जाएंगे, बच्चे पकड़ते हैं उसको, वो जहां पे भी गिरेगा ना, बच्चे हाउ बोलते हैं उसको, तो वो जहां पे भी मॉइस्चर मिलेगी ना उसको, वो गिर जाएगा और वहीं पर नया आखटा उग जाएगा। तो फिर वहां पे ऐसे ही बीज को हवा के थ्रू, को आंधी के थ्रू, किसी जीव के थ्रू माइग्रेट करके जाएगा, कोई एक्सटर्नल एजेंसी ले जाएगी उसको, वहां पे वो जर्मिनेट करेगा, अपना एक पौधा वहां पे उग जाएगा। फिर इस पौधे से बहुत सारे बीज मिलेंगे, स्पोर बनेंगे, वो वहां पे फैल जाएंगे, यानी स्टेब्लिश हो जाएंगे वहां पे। फिर वहां पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, एग्रीगेशन हो जाएगा,
फिर जब बहुत सारे जीव हो जाएंगे तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, भी मुझे सनलाइट ज्यादा मिलनी चाहिए, वो बड़े साइज का होने लग जाएगा, और फिर उनके बीच में रिएक्शन होगी, और आखिर में कौन सी कम्युनिटी बन जाएगी भाई? क्लाइमेक्स स्टेबलाइजेशन कम्युनिटी बन जाएगी। तो पहला स्टेप आने में तो बहुत समय लगा, क्योंकि भूमि शुद्ध रही है, स्ट्राइल लैंड थी, फर्टाइल बनी है वो। फिर तो स्पीसीज आ गई, तो धीरे धीरे फास्ट हो जाता है प्रोसेस, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है। इसके अंदर देखो भाई ध्यान से, ये तो था जनरल प्रोसेस, पेपर में आता है ये हाइड्रोस्फीयर। उससे पहले मैं ये बताता हूं, ये है तुम्हारी एनसीईआरटी डायग्राम। प्लैंकटन होते हैं प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर जीव, जो पैसिवली फ्लो करते हैं पानी के सरफेस पे। ये दो तरह के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और कौन से होते हैं भाई? जूओप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब प्लांट है तो फाइटोप्लैंक्टन, एनिमल है तो प्रोटिस्टा होते हैं ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये सबसे पहले पानी में से तैरेंगे ये फाइटोप्लैंक्टन। फिर छोटे छोटे सबमर्ज्ड, आजकल एक मोटर लगती है समर्सिबल मोटर कहते हैं उसको। समर्सिबल हमारे को बोलने में दिक्कत आती है, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। सबमर्जिबल होती है वो, जो पानी के नीचे डाल जाती है मोटर। एक तो होती है ऊपर पानी की मोटर लगाओ, नीचे से खींचेगी, ऊपर फेंक देगी। एक होती है समर्सिबल, सबमर्जिबल बोलते हैं उसको, वो पानी में ही छोड़ देते हैं नीचे, 50 फुट में पानी है, 80 फुट में पानी है, वहीं छोड़ देते हैं, वहां से वो पानी ऊपर फेंकती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। फिर सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, ये फ्री फ्लोटिंग देखो, जड़ इनकी पानी में ही है, जमीन पे नहीं टच हो रखी। फिर रीड स्वैम्प, रीड का मतलब मोर टाल ग्रास सेलो वेटलैंड, यानी थोड़ा बहुत पानी है और घास बहुत लंबा हो गया। फिर क्या हुआ? ग्रासलैंड विद वाटर लॉग्ड एरिया, थोड़ी बहुत पानी भी है और ग्रासलैंड बन गए बहुत सारे, इससे ज्यादा घास हो गई है। फिर यहां पे क्या बन गया भाई? फॉरेस्ट बन गया। क्या बन गया पूरा? और यहाँ की जमीन पत्ते गिर गिर के ये जमीन खत्म होगी। जहां कभी तालाब था वहां पे आज फॉरेस्ट बन गया। तो ये पहले यहाँ को अलग कम्युनिटी, फिर अलग कम्युनिटी, फिर अलग कम्युनिटी, फिर अलग कम्युनिटी, फिर अलग, फिर अलग, अब फॉरेस्ट बन गया यहाँ पे। तो क्या हो गया? ये इकोलॉजिकल सक्सेशन इन पॉन्ड हो गया ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन इन पॉन्ड। तो इसको तो आप बना नहीं सकते डायग्राम को, ना ये स्टेप याद रख सकते, तो हमने ये बना दिया। फाइटोप्लैंक्टन रूटेड सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड का मतलब डूबी हुई पानी के नीचे, रूटेड फ्लोटिंग, रूट भी है पर जमीन पर टच नहीं है, रूट पानी में ही तैर रही है। रीड स्वैम्प, सीड स्वैम्प, रीड स्वैम्प का मतलब लंबे लंबे घास हो गए, सीड स्वैम्प का मतलब और लंबे हो गए और डेंस हो गए, वुडलैंड और फॉरेस्ट। ये इसके एग्जांपल दे दिए। चाहे तो ये पॉइंट याद करना, चाहे ये कर लेना, अलग अलग बुक में इस नाम से होते हैं, या और भी कुछ ना याद हुआ है तो ये डायग्राम देख लेना। अब क्या होता है, ये तो थी यहां तक, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन ये तो हो गया तालाब के अंदर, चट्टान के अंदर भी तो होता है। बेयरलैंड जो होता है, ज्वालामुखी फट गया तो वहां पे भी तो हुआ ना। अब एक अंडमान निकोबार क्या थे, ये ज्वालामुखी फट गए, पहाड़ी बनी थी ना वहां पे, ठीक है ना, वहां पे अब भी एक ज्वालामुखी है। तो ये जो होता है, ये पायोनियर, ये ट्रांजिशनल, ये क्लाइमेक्स, तीनों के मिला क्या बोलेंगे? सीर। ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन इन रॉक, चट्टान के ऊपर। सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में कट चुका है, पर याद कर लो, लाइकन, अलगी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता ना, अलगी तो फंजाई को खाना देती है, फंजाई अलगी को प्रोटेक्शन शेल्टर देती है। क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटियोज, ये तीन तरह का होता है। यदि डॉट डॉट से बन गए, जैसे जंग सा लग जाता है ना सरिये के ऊपर, तो क्या बोलेंगे इसको हमें? क्रस्टोज। क्या बोलेंगे? क्रस्टोज। ये भी हैंग हो गया। हाँ, डॉट डॉट से बन गए क्रस्टोज, पत्ता सा बन गया तो क्या बोलेंगे इसको हमें? फोलियोज। और जो राउंडेड बॉडी बन गई तो बोलेंगे फ्रूटियोज। यानी लाइकन तीन तरह का होता है, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटियोज। डोटेड डोटेड हो गया तो क्रस्टोज, पत्ते लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो फोलियोज, और फ्रूटिंग बॉडी बन गई तो क्या बोलेंगे? फ्रूटियोज। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो क्रस्टोज आएगा किसी बेयर चट्टान के ऊपर, फिर फोलियोज, फिर ब्रायोफाइट आएगा, मोस, फिर हर्ब, शर्ब, और क्या बन जाएगा? फॉरेस्ट बन जाएगा। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है, समझ में आ गया ना। यानी पहले जो कम्युनिटी आई थी पेरिसीर, उसके बाद जो आई थी सबसीर। प्लांट ज्यादा है ऑटोट्रोपिक, एनिमल ज्यादा है हिटोट्रोपिक, अपने आप आई है ऑटोजेनिक, बाहर से स्टिमुलस के द्वारा लाई गई है एलोजेनिक।
तो ये अनस्टेबल कम्युनिटी से स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है ना। डिफॉल्टेड सक्सेशन, ऐसा बच्चा जो घर से आ जाए स्कूल में, वो तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। एक होता है डिफॉल्टेड स्टूडेंट्स, जो घर से तो आ जाए, यहां ना पहुंचे, पिक्चर देखने चला गया, पार्क में घूमने चला गया, दोस्तों के साथ पिकनिक पे चला गया। तो ऐसे ही जो सक्सेशन होना चाहिए था ना, उससे ना होके कोई दूसरी स्पीशीज गलती से इन्वेड कर जाए, उसको डिफॉल्टेड सक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सबसे पहले जब किसी जंगल में आग लगती है ना, तो उसके बाद सबसे पहला जो पौधा उगता है वो फर्न होता है। फर्न टेरिडोफाइटा होते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइटा के अंदर राइजोम्स होते हैं। क्या होते हैं? जो जमीन के नीचे रहते हैं। आग तो ऊपर लग गई, वो जल गए सारे। अब जैसे ही बारिश दोबारा आएगी तो राइजोम नहीं जले, तो राइजोम जर्मिनेट कर जाते हैं नए पौधे में। इसलिए जब कभी भी आग लगती है तो सबसे पहला पौधा कौन सा उगेगा? फर्न उगेगा। क्या उगेगा वहां पे? ये नीट में आता है। इन्वेशन, जैसे वास्को डी गामा भारत इन्वेट करके आया था ना, व्यापार के लिए आया था, तो हम किसी देश में चले जाए तो इन्वेजन बोलते हैं उसको। ऐसे ही कोई स्पीशीज बाहर की हमारे देश में आ जाए, इन्वेजन है वो। बायोटिक कम्युनिटी मैंने बताया था, डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया एट ए पार्टिकुलर टाइप। लाइकन किस किसका एसोसिएशन है? एल्गी और फंजाई का। आज इतना ही करवाएंगे, बाकी कल देखेंगे बेटा।